नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मोदी काल को वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उसमें एक और है हमारी अदालतों का हाल। अदालतें जहां फैसले तो हो रहे हैं लेकिन इंसाफ नहीं हो रहा है। पिछले हफ्ते तमाम तरह की खबरें प्रकाश में आईं, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक। इसी दौरान एक ऐसी खबर जो कि दब के रह गई, अखबारों के नीचे या टीवी चैनल्स इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि इन जो लोग हैं बेसहारा, उनकी आवाज़ बाहर नहीं आई। वो है मदरसे में पढ़ने वाले छात्र। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक 20 साल पहले जो बना मदरसा बोर्ड था उसको भंग कर दिया गया, जिसमें आप ये समझिए कि करीब 25 लाख से ज़्यादा जो मदरसा छात्र हैं उनका भविष्य अधर में लटक गया। इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा वो टीचर्स, वो शिक्षक जो इन मदरसों में पढ़ाते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट जो कि 2004 में बना, 20 साल बाद अचानक उसको गैर संवैधानिक करार दे दिया गया और कहा गया कि संविधान का जो सेक्युलरिज्म का यानी धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसकी अवहेलना करता है कि एक धर्म की पढ़ाई एक स्कूल में की जा रही है या इन स्कूलों में हो रही है। यहाँ मुझे समझ में नहीं आता कि इस पर दुख जाहिर किया जाए या हंसा जाए कि एक ऐसे काल में जहाँ पर एक तरह से एक धर्म पर आधारित पूरा राष्ट्र बनाने की कोशिश हो, जहां देश के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों के नेता हैं वो एक धर्म के ही राजा बने हुए घूम रहे हैं, एक मंदिर का उद्घाटन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करते हैं तो भी एक हिंदू राजा की तरह वहां पर उद्घाटन करते हैं, जहां तमाम तरह की हिंदू पूजाओं को वो प्रेसाइड करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। अयोध्या में आपने देखा कि पुजारी बाकायदा जजमान बन के वो वहाँ पर इनॉग्रेशन कर रहे थे मंदिर का। और ऐसी जगह पर, ऐसे देश में, एक ऐसे काल में, एक ऐसे राजनीतिक और सामाजिक काल में अदालतें कह रही हैं कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की अवहेलना हो रही है क्योंकि एक धर्म की शिक्षा दी जा रही है कुछ स्कूलों में। यहाँ सवाल तो इतने ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और जवाब नहीं है कि आखिर अदालतों से, जैसे मैंने कहा कि फैसले तो निकल रहे हैं लेकिन इंसाफ नहीं निकल रहा है। अब इलेक्शन में जो चुनाव होने वाला है अब से कुछ ही दिनों बाद, उसमें किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को एक तरह के एक नए मोर्चे के तौर पर, ध्रुवीकरण के एक नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, गरीब मुसलमान के कंधे पर हथियार रखकर किस तरह से ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सोशल मीडिया पर तमाम जश्न मनाया जा रहा है जब से ये खबर आई है। इसमें अब सबसे ज़्यादा बात यह है कि अदालत के फैसले का एक हिस्सा ये भी है कि इन तमाम छात्रों को जो साधारण स्कूल हैं वहाँ पर उनको एडजस्ट किया जाए। अब आप सोचिए 25-30 लाख स्टूडेंट, इनको एडजस्ट किया जाए, लेकिन मदरसा टीचर्स का क्या होगा? ये 10,000 जो लोग हैं, उनके जो परिवार हैं, उनके जो रोज़गार हैं, उनका जो भविष्य है, उनकी जो नौकरी है, इस सब का क्या होगा? इस पर अदालत ने कुछ नहीं कहा, जज महोदय ने भी कुछ नहीं कहा कि आखिर इन 10,000 लोगों का क्या होगा। यहाँ पर इस मुद्दे को समझना ज़रूरी है कि आखिर मदरसों में जाता कौन है। यहाँ पर जो सचर कमेटी की रिपोर्ट है अब से कुछ साल पहले आई, वो सीधे तौर पे ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में मदरसे में जाते हैं मुस्लिम छात्र, बल्कि 4% से भी कम जो छात्र हैं वो मदरसों में जाते हैं। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि एक तरफ अगर इस्लामिक शिक्षा को देने के लिए मदरसे हैं तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो वैदिक स्कूल हैं वो हैं, जो गुरुकुल हैं वो चलाए जा रहे हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स भी चलाए जाते हैं जहाँ पर अलग अलग धर्मों की शिक्षा दी जाती है। भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का पूरा सिद्धांत है वो राज्य को धर्म से अलग करने का तो है, लेकिन विभिन्नता में एकता की बात करता है, यानी कि तमाम धर्मों का एडजस्टमेंट, उनका एसिमिलेशन, उनको एम्ब्रेस करना, यानी उनको एक साथ लाने की एक कोशिश होना। धर्म की अनुपस्थिति नहीं है। भारत के संविधान का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो धर्म की अनुपस्थिति नहीं, तमाम धर्मों को एक नज़र से देखने का तरीका है। तो अब एक ऐसा देश जो कि एक हिंदू प्रधान देश बनाया जा रहा है, ऐसे में जो मुस्लिम बच्चे हैं, सबसे गरीब घरों के आने वाले ये बच्चे हैं जो शायद 10-20-50 रुपए पे जो चाय की दुकान है वहाँ काम कर रहे होते, किसी होटल में बर्तन धो रहे होते, कहीं किसी के घर में झाड़ू पोछा लगा रहे होते, या फिर मैं कहूँगी कि अगर ये सब भी नहीं मिलता तो ये छोटे बच्चे कहीं जाके चोरी चकारी कर रहे होते। इन सबको एक तरह से उनका पुनर्वास, उनका रिहैबिलिटेशन का काम करता है मदरसा। उनको शिक्षा देता है, उनको रहने के लिए जगह देता है, साफ़ सुथरे कपड़े देता है, अगर वो बीमार पड़ जाएँ तो उनका इलाज भी होता है। तो माँ बाप को भी एक संतुष्टि होती है, उन गरीब माँ बाप को जिनका बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, और इस बहाने बच्चों की अच्छी शिक्षा भी हो जाती है।
आगे चल के ये बच्चे फिर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ये उर्दू, अरबी, फ़ारसी की पढ़ाई पढ़ा सकते हैं, इसके अलावा भी बाकी काम कर सकते हैं। तो ये तमाम जो इसे लाइफ ऑफ डिग्निटी हम कहते हैं, गरिमापूर्ण जो जीवन है, ये मदरसे देते हैं ऐसे लाखों बच्चों को जिनको कि सरकारी शिक्षा के इस पूरे ढांचे के तहत एक तरह से उनको धकेल दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन बच्चों का क्या होगा। अब जो मदरसा बोर्ड है वो ये कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस फैसले को चैलेंज करेगा, लेकिन इलेक्शन तक ये मुद्दा, ये पूरा जो मैं कहूँगी ये भगोना जो चढ़ा दिया गया है, इसमें पानी उबलता रहेगा, इसमें चावल पकता रहेगा, हांडी पकती रहेगी और इसी पर सियासत बार बार होती रहेगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी सरकार सीधे तौर पर धड़ल्ले से सीना ठोक के कहती है, जिस तरह के वो काम करती है, जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, साफ तौर पे पता चलता है कि ख़ास एक धर्म के लोगों को फेवर करने का काम करती हैं। उनका बयान आया है, आप सुन लीजिए कि बयान इस मामले में क्या कह रहे हैं ये मदरसा जो बोर्ड के भंग होने के बाद। और आदित्यनाथ कह रहे हैं कि शरीयत संविधान से बड़ी नहीं है, देश संविधान से चलेगा, शरीयत भारत से बड़ी नहीं हो सकती। मुसलमानों को यहाँ घर मकान सब मिल रहा है, उन्हें भारत का कानून भी मानना चाहिए। सीएम योगी का ये बयान मदरसे को लेकर आया है, जो अभी आपने देखा ये कानून रद्द करने के बाद जो हाई कोर्ट का आदेश था। और मुख्यमंत्री ने जोर भी दिया और कहा कि मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए। एक निजी कार्यक्रम में वो बातचीत कर रहे थे। मदरसों के आधुनिकीकरण के सवाल पर उन्होंने इस बात को कहा कि शरीयत हमारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेयर्स हिज रिलीजन ऑन हिज स्लीव, यानी कि बिल्कुल सीधे तौर पर एक तरह से अपने गले में तौक डाल के चलते हैं वो अपने मज़हब का, वो ये कह रहे हैं कि शरीयत से नहीं चलेगा। और इसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिसाम सिद्दीकी इस वक्त लखनऊ से जुड़े हैं। हिसाम साहब, ये जो पूरा फैसला आया है एक ही झटके में, ये हज़ारों में कहूँगी या लाखों लोगों को एक तरह से बेघर कहें या बिना शिक्षा के छोड़ दिया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 10,000 टीचर्स का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और 25-30 लाख स्टूडेंट्स। ये पहली बात तो इस फैसले को हम समझें कैसे कोर्ट के? देखिए, ये फैसला तो किसी की समझ में नहीं आया है, इसलिए कि ये जो मदरसा तालीमी बोर्ड बना था 2004 में असेंबली के एक्ट से बना था। इसका कोई मकसद किसी के साथ फेवर करना वगैरह नहीं था। जैसे शिक्षा बोर्ड होता है वैसे एक बोर्ड था जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है और बहुत सारे जो जितनी एक्टिविटीज होती है तालीम की वो करवाता था। अचानक कुछ लोग चले गए कोर्ट में और जज साहब ने फैसला दे दिया उसको खत्म करने का और कहा ये तो असंवैधानिक यानी गैर आईनी है। अब वो कैसे असेंबली से पास एक बिल और या एक्ट बना हुआ कानून कैसे हो गया असंवैधानिक, किसी के समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन समझ में आने के लिए इतना जरूर मैं आपको बता दूं कि फैसला आने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया वो बहुत सारी चीजें कहता है। फैसला आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला, हम इसका खैर मकदम करते हैं और देश जो है वो शरीयत से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुसलमानों से कहूंगा कि वो देश का कानून माने। उसी बयान में वो फरमाते हैं कि हम हिंदुओं को सरकार सबको जनता का आशीर्वाद मिला है और प्रभु ईश्वर की कृपा है जो हम आज यहाँ हैं, तो हम अपनी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मतलब अगर उनको मैंडेट मिल गया है तो वो संविधान नहीं मानेंगे, मुसलमान संविधान माने और कानून माने, बहुत साफ साफ उन्होंने उसमें कह दिया है। तो फैसले का पस मंजर या फैसले का बैकग्राउंड आप समझ सकती हैं उनके बयान से। और इस बयान के पीछे की एक वजह यह है अरफा कि इधर 1 साल से आप भी देख रहे हैं कि मुसलमान किसी भी मामले पर बोलता नहीं है, खामोश रहता है, चाहे जितनी जातियां उनके साथ हो जाएं। तो बीजेपी को पोलराइजेशन करने का मौका नहीं मिल रहा है मुसलमानों के नाम पर लोकसभा के इलेक्शन में। जी, तो मैं मुझे आती तो हूँ। ऐसा लगा कि ये हाँ, हिसाम साहब, मैं इस पे आती हूँ। पहले समझ लेते हैं कि इस फैसले से अदालत के असर कितना पड़ेगा, क्या करेंगे वो लोग आगे जो दीनी तालीम लेना चाहते हैं। और दर्शकों को मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ, दोहराना चाहती हूँ कि सचर कमेटी के मुताबिक 4% से भी कम ऐसे छात्र हैं, मुस्लिम छात्र हैं जो पढ़ते हैं मदरसों में। यानी अभी भी 94% से ज़्यादा पढ़ रहे हैं स्कूलों में, जो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो मुस्लिम बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते। इसके अलावा अगर जाते भी हैं तो हाई ड्रॉप आउट रेट है, यानी कि कुछ ही
क्लास पढ़ के वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो अब मुझे ये बताइए फ़िलहाल कि इसका असर सिर्फ सरकारी जो मदरसे हैं उन पर पड़ेगा, जो मान्यता प्राप्त हैं उनका क्या होगा, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनका क्या होगा, मदरसों का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कितने मदरसे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में? देखिए, मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त सबका इम्तिहान मदरसा बोर्ड ही कंडक्ट करवाता था, एक बात तो यह है। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त तकरीबन 16,500 मदरसे ये थे जो बोर्ड के तहत आते थे। एक मदरसे तो वो हैं जिनमें प्राइमरी तालीम होती है, कुरान की सिर्फ तालीम होती है, हदीस की होती है, जो चौथे पांचवे क्लास तक होता है। ये जो मदरसे 16,500 हैं, ये हैं हायर एजुकेशन के, जिनके पढ़े हुए बच्चे BA और MA के बराबर ही माने जाते थे। इनमें तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट हैं और 10,000 से ज्यादा टीचर हैं। इनमें से इनमें से 650 मदरसे तो ऐसे थे जिनको गवर्नमेंट एड देती थी और बाकी 8,500 मदरसे गैर एडेड थे लेकिन मान्यता प्राप्त थे। तो अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले के साथ साथ एक बात जरूर कह दी है। उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि इनके बच्चों को आप दूसरे जो तालीमी इदारे हैं उसमें एडजस्ट करिए सबको, लेकिन वो कहाँ एडजस्ट कर पाएंगे, क्या करेंगे और वहां क्या पढ़ाया जाएगा, इसलिए कि उनका बैकग्राउंड तो तालीम का दूसरा है जो पढ़ के आए हैं। तो वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जाकर के वो कैसे उसको मेकअप करेंगे और कैसे लोगों के साथ उसका मुकाबला कर पाएंगे, ये जरा तो मुश्किल बात है। जी हाँ, हिसाम साहब, यहाँ दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं वो सबसे गरीब बच्चे जो होते हैं वो मदरसों में पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। और मदरसों का इसलिए एक रेजिडेंशियल एक कैरेक्टर भी होता है कि वहाँ पर रहकर बच्चे पढ़ सकते हैं। और वो बच्चे जो शायद चाय की दुकानों पर 10 रुपये 50 रुपये रोज़ पे काम कर रहे होते, वो एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीते हैं, गरिमापूर्ण डिग्निफाइड ज़िंदगी के वो मदरसे में पढ़ रहे हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, वहीं रहने खाने का इंतज़ाम भी होता है। तो क्या आप ये मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में तो इतने बड़े बड़े मदरसे हैं, दारुल उलूम से लेकर और ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या ये सब भी इसके दायरे में आ रहे हैं? हाँ, सारे आ गए। जो जिन जिन मदरसों का इम्तिहान फाजिल का और आलिम का मदरसा बोर्ड कंडक्ट करता था वो सारे इसमें आ गए। हाँ, दारुल उलूम देवबंद से नहीं आएगा और दारुल उलूम नदवा भी नहीं आएगा, क्या है कि उनका एग्जाम वो लोग कंडक्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात, इसका बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। बैकग्राउंड यह है कि योगी सरकार आने के बाद मदरसों का सर्वे शुरू किया गया। मदरसे सर्वे करने की क्या जरूरत थी आज तक किसी की समझ में नहीं आया है। मदरसे सर्वे करने के बाद उन्होंने बता दिया 13,000 से ज्यादा, बल्कि 1,30,000 के करीब मदरसे गैर कानूनी है। गैर कानूनी क्या मतलब है? और ये पूछा उस सर्वे में कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब उसमें बहुत सारे, देखिए, हर जिले में, यूपी के हर जिले के सैकड़ों बल्कि हजारों लोग गल्फ में नौकरी करते हैं, UAE में करते हैं, अरब में करते हैं, बाकी मुस्लिम कंट्रीज में करते हैं। वो लोग भी मदरसों को पैसे भेजते थे ऑनलाइन। उसके लिए STF ने जब सर्वे किया तो उन्होंने कहा इसका तो दुबई कनेक्शन है। ये नहीं पता किया कि जिन लोगों ने बाहर से पैसा किया वो भेजा वो कौन लोग हैं, लेकिन सीधे सीधे कह दिया। तो तभी से इसकी शुरुआत हो गई थी कि ये मदरसे गवर्नमेंट बंद करना चाहती है, जैसे कि असम में गवर्नमेंट ने किया है। अब ये मामला फिर, और दूसरी एक चीज और मैं बता दूं, इस तरह के जो मुकदमा हाईकोर्ट में गया, इस तरह के मुकदमे ज्यादातर बीजेपी के वर्कर करते हैं, RSS के और बीजेपी के और विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के। तो एक बाकायदा मुनज्जम सोची समझी एक प्लानिंग है जिसके तहत ये सब किया जा रहा है। अब मदरसे के चंदे के बारे में पूछा इन लोगों ने। अब मदरसे का चंदा आता है ज़कात से, और बाकायदा ज़कात की भी हर मदरसा वो देता है रसीद जिससे पैसा लेता है। अब वो कहते हैं अब मैं अगर किसी मदरसे को 1,000 रुपये महीना देता हूँ, फर्ज कर लीजिए, तो हमसे पूछा जाएगा कि साहब आप 1,000 रुपये महीना जो होता है 12,000 रुपये अपने एहतियात में शो करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है साहब? इतनी बड़ी इंक्वायरी कैसे मुमकिन? तो ये तो मदरसे थे कि ये एक सीधी सीधी गवर्नमेंट की बदनीयती है मदरसों के लिए। मदरसे के नाम पर इलेक्शन के वक्त एक फोबिया खड़ा किया जा रहा है ताकि और कोई तरीका नहीं मिला पोलराइजेशन का तो इसी तरह हो जाए। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि पहली बात तो जो मदरसा बोर्ड है वो ये कह रहा है कि वो चैलेंज करेगा इसको हायर कोर्ट में। अब यहाँ सवाल ये है कि जो मदरसा बोर्ड है, पहली बात तो उत्तर प्रदेश सरकार के तहत ही काम करता है। इसके जो अध्यक्ष जो अब ख़त्म हो गया है मदरसा बोर्ड कोर्ट के इस फैसले के बाद, वो भी बीजेपी के नेता हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए, इसको समझा कैसे जाए कि बीजेपी के नेता के ज़रिए हेडेड एक ऑर्गेनाइजेशन
वो चैलेंज कर रहा है एक ऐसे फैसले को जो उत्तर प्रदेश में अदालत ने फैसला दिया है, जिसको सरकार कहती है कि वो उसका जश्न मना रही है। और यहाँ पर संविधान के तहत होगा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू को इजाज़त है कि वो अपने धर्म की रक्षा करे और मुसलमान संविधान के हिसाब से चलेगा। तो इस जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको कैसे समझेंगे? देखिए, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की तो बेचारे की कोई हैसियत नहीं है। वो कहने के लिए अपना अपना फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक तरफ वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दूसरी तरफ उन्होंने अपील की है लोगों से कि साहब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पैसा नहीं है, आप चंदा दीजिए। क्यों चंदा दें लोग? जब सुप्रीम मदरसा बोर्ड के पास पैसा था, उनका एक बजट है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उस बजट से पैसे से सुप्रीम कोर्ट जाए। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए वो बदनीति है सीधी सीधी। और जितने भी चेयरमैन, चाहे मदरसा बोर्ड, चाहे उर्दू अकेडमी हो, चाहे फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, जितने चेयरमैन बने वो सारे के सारे वो लोग हैं जो बीजेपी में एक तरह से गुलामी करते हैं। उनकी कोई से नहीं होती, उनसे कोई मिलता नहीं, उनको चीफ मिनिस्टर का भी टाइम नहीं देता, उनका मंत्री भी नहीं मिलता है। तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो वो कहने के लिए कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, अब ये जो बच्चे हैं, ये जो युवा हैं और छोटे जो बच्चे हैं, ये करीब 30 लाख के आसपास ये लोग हैं, इनके भविष्य आप कहाँ देख रहे हैं? कहाँ इनको अचानक किसी स्कूल में दाखिला मिल जाएगा? कल्चरली बिल्कुल अलग होंगे ये लोग। और एक तरफ हम देखते हैं कि धड़ल्ले से गुरुकुल चल रहे हैं, वैदिक स्कूल चल रहे हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय चल रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, सवाल उठ रहा है तो जामिया मिलिया इस्लामिया पे, सवाल उठ रहा है तो मदरसों पर। तो आपने तो सीधे तौर पर ये बात कह ही दी, लेकिन इसके बाद भी मैं पूछना चाहती हूँ कि ये भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं? पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उसके अलग। देखिए, ये पोलराइजेशन करेंगे, इलेक्शन तक ये हंगामा रहेगा। मदरसे बंद नहीं होने वाले हैं, ये बता दूं आपको। वो चाहे इनको एडिट करें या ना करें, ताकि जो मदरसे मोहल्ले में लोग खोल कर बच्चों को तालीम दे रहे हैं वो देते रहेंगे, उनको किसी तरह की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जो संस्कृत विद्यालय की बात है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों का भी एक चेन है और उनको गवर्नमेंट एड देती है टीचरों को, ऐसा नहीं है, उनका बाकायदा बोर्ड है। उसके लिए तो कुछ नहीं कह रहे हैं ये लोग। तो ये तो सिर्फ एक, मैंने आपसे जैसा कहा कि एक बदनीति वाली बात है इसके पीछे, बाकी कुछ नहीं है कि किसी भी तरह मदरसों को खत्म। अच्छा, बाकी ये बच्चे जो हैं इनके, इसमें बहुत सारे, अब योगी आदित्यनाथ ने एक बात ये भी की है कि हम इसलिए मदरसा बोर्ड खत्म कर रहे हैं और ये सब करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि शिक्षा में इक्वलिटी आवे सारे बच्चों की। इक्वलिटी किसके साथ? उत्तर प्रदेश का जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, जो डिग्री एजुकेशन है सरकारी लेवल पर, उनका जो खस्ता हाल है वो पूरा दुनिया जानती है। और उसमें टीचरों का ये हाल है कि इंटरमीडिएट के टीचरों को 20 तक की टेबल तो आती नहीं है, उनको कंट्री का स्पेलिंग नहीं आती है। आप क्या मदरसे के बच्चों को भी उनके इक्विवेलेंट खड़ा करना चाह रहे हैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इनको समानता लाना चाह रहे हैं। क्या समानता लाएंगे इसमें? तो एडमिशन आप अच्छे, और दूसरे उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि मदरसों से मौलवी के बजाय इंजीनियर डॉक्टर निकले। तो इंजीनियर डॉक्टर मदरसे में तो बनते नहीं है, और जहां इंजीनियर डॉक्टर निकलते हैं वहां मुसलमानों का एडमिशन नहीं होता है। तो क्या गवर्नमेंट उनको इस बात की गारंटी देगी कि भाई हम एडमिशन में ही मदद करेंगे, या उसमें जितना खर्चा आता है उस खर्चे में कोई मदद गवर्नमेंट करेगी क्या, जो गरीबों को इस तालीम से भी महरूम करना चाहते हैं? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिसाम सिद्दीकी साहब। दुख और अफसोस की बात यह है कि सबसे गरीब जो लोएस्ट रंग के लोग हैं उनके ऊपर ये हमला है, गरीब मुसलमान पर। ध्रुवीकरण के लिए उसको फिर एक बार हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है एक ऐसी पार्टी के पास जो 10 साल अब एंटी इनकम्बेंसी से गुजर रही है। जाहिर है सत्ता विरोधी एक लहर का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक बचाव का रास्ता उसे नज़र आता है कि एक और मोर्चा खोल दिया जाए गरीब मुसलमान के कंधे पर बंदूक रख के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को देने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।